Hello, dear friends. This session is most important for the solution of numerical problems. इसमें हम सारे कंटेंट लर्न करेंगे जो प्रिसिपिटेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो सॉल्व होंगे, राइट? एडक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशंस। किसी कैचमेंट में ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस क्या होने चाहिए उसकी कैलकुलेशन करेंगे इन ऑर्डर टू गेट मोर एक्यूरेट प्रिसिपिटेशन डेटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेनगेज के थ्रू प्रिसिपिटेशन डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी कैचमेंट में, किसी बेसिन में रेनफॉल डेप्थ क्या है। एक्चुअल तो क्या था कि पूरी एरिया पर कितना वाटर जो है ना, कितना रेनफॉल हुआ है वो था, लेकिन हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते फिजिकली। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया। नहीं कर सकते, है ना। सेवरल किलोमीटर्स स्क्वायर का हमारा कैचमेंट है, तो हम कैसे पूरी वाटर को कैसे कलेक्ट करके चेक करेंगे? इसलिए हम लोगों ने एक रूल्स के अकॉर्डिंग प्लेन एरिया हो तो इतने किलोमीटर स्क्वायर रीजन के लिए एक रेन गेज चाहिए। माउंटेन मॉडरेट रेट का माउंटेन रेंज हो, एरिया हो, तो उसमें इतने किलोमीटर स्क्वायर में रखना है। हिली एरिया हो तो इतनी रखनी है ना। ये एक मेथड, राइट। तो हम रेनगेज स्टेशंस सेटअप करके एक एवरेज वैल्यू प्रिसिपिटेशन का कैलकुलेट करते हैं ओवर कैचमेंट। क्लियर? अब फ्रेंड्स, किसी कैचमेंट में कितने नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस होने चाहिए ताकि जो हमारा रेनफॉल डेटा उस कैचमेंट का कलेक्ट हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, लेस एरर हो। बात समझ में करने क्या जा रहे हैं? एडुकेसी ऑफ रेनगेज स्टेशंस, नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस फॉर एन एरिया टू गिव नेसेसरी एवरेज रेनफॉल with a certain percentage of error can be obtained as follows. We are calculating average rainfall क्योंकि हम various रेन गेजेस एस्टेब्लिश करके उस कैचमेंट के अंदर वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितना सेंटीमीटर या एमएम का रेनफॉल हुआ है, फिर उसका एवरेज निकालकर बोल रहे हैं कि यस दिस इज एवरेज रेनफॉल डेप्थ फॉर दैट कैचमेंट। ऐसा कर रहे हैं ना, राइट। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो, सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर हो, तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस क्या होने चाहिए, राइट। स्टेप 1, कैलकुलेट मीन रेनफॉल। P is denoting rainfall value at any station। कितना सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, P। तो P बार ये क्या है? मीन रेनफॉल। अपने पास कितने रेनगेज स्टेशंस है? N, स्मॉल n रेनगेज स्टेशंस आर सेट अप इनसाइड अ कैचमेंट, अलग अलग लोकेशन पर।
उसका मीन निकालिए, वहां से जितने जो रेनफॉल डेटा आया हुआ है, कितना सेंटीमीटर इस रेनगेज ने रिकॉर्ड किया, इतना सेंटीमीटर इस रेनगेज ने रिकॉर्ड किया ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, है कि नहीं। तो हमने डेटा अलग अलग रेनगेज स्टेशन से लेकर आया, उसका मीन निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ रेनफॉल ऑफ वेरियस स्टेशंस इन द कैचमेंट। P1 क्या हुआ, P1 इज प्रिसिपिटेशन मैग्नीट्यूड और प्रिसिपिटेशन वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेशन, उसी प्रकार P2, P3 एंड Pn। नंबर ऑफ स्टेशंस इन द कैचमेंट कितने हो गए, n हो गए। स्टेप 2 क्या है, जब हम मीन कैलकुलेट कर लिए जितने सारे रेनगेज स्टेशंस है उस कैचमेंट में, उसका मीन प्रिसिपिटेशन वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गया, तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, राइट। जो प्रिसिपिटेशन वैल्यू स्टेशन 1 का है वो मीन से कितना डेविएटेड है, P1 माइनस मीन, उसका स्क्वायर कीजिए। जो प्रिसिपिटेशन वैल्यू रेनगेज स्टेशन 2 का है वो मीन से कितना डेविएटेड है, तो डेविएशन क्या बता रहा है, P2 माइनस P बार, मीन से कितना डिफरेंट है उसको रखो, उसका स्क्वायर करो एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय n-1। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। ये मेजर करता है कि आपकी जो डेटा है, प्रिसिपिटेशन वैल्यूज है रेनगेज स्टेशंस का, वो मीन से कितना डेविएटेड है। तो वी हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टेप 3, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। CV क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन मीन प्रिसिपिटेशन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। CV कैलकुलेट कर लिया। CV कैलकुलेट करने के बाद अब हम जो है ना ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस इन अ कैचमेंट विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशंस इन इज इक्वल टू CV अपॉन इप्सिलॉन होल स्क्वायर। यही इप्सिलॉन क्या है, अलाउएबल डिग्री ऑफ एरर इन द एस्टिमेशन, कितना जो है ना आप एरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 100% तो एक्यूरेट रेनफॉल मेजरमेंट नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि हम जो है ना स्टैटिस्टिकल मेथड से, एक एवरेज मेथड से किसी कैचमेंट के ओवर होने वाले रेनफॉल डेप्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो हम कितना एरर एक्सेप्ट कर सके वही है ए इप्सिलॉन। इप्सिलॉन जो है ना परसेंटेज में गिवन रहेगा तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर 10% एरर इज एक्सेप्टेबल देन फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस। तो आप 10% को क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, इप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 रख देंगे। CV कैलकुलेट कर ही लिए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अमंग रेनफॉल डेटा फ्रॉम वेरियस रेनगेज स्टेशंस, CV कैलकुलेट कर ली है। CV में क्वेश्चन में जो एरर का जो है ना आपको एक्सेप्टेंस दिया रहेगा कि आप कितना एरर एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्चुअल में और कैलकुलेटेड में, उसको आप डेसिमल में रख के यहां पर पुट कीजिए, ये n की वैल्यू बता देगा, राइट। डियर फ्रेंड्स, n निकल गया और एक्चुअल में कितने रेनगेज स्टेशन थे, स्मॉल n, और ऑप्टिमल कितना आया, कैपिटल N, राइट। अगर स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N से कम है तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस in order to get 10% of error in रेनफॉल मेजरमेंट। तो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है रेनगेज पर अभी कितना है, उससे हम लोगों ने कैपिटल N निकाल लिया, कैपिटल N में से स्मॉल n को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, दैट इज एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट मेजरमेंट विथ इप्सिलॉन परसेंट ऑफ एरर इन रेनफॉल डेटा मेजरमेंट।
इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। द एवरेज नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 5 रेन गेजेस इन द बेस स्टेशंस आर 89, 54, 45, 41 एंड 55 सेंटीमीटर। एवरेज नॉर्मल रेनफॉल 5 रेनगेज स्टेशंस है किसी कैचमेंट में, राइट। उसके जो है ना नॉर्मल एवरेज रेनफॉल डेटा गिवन है, ये 30 इयर्स एवरेज पर बेस्ड होती है नॉर्मल एवरेज या एवरेज नॉर्मल रेनफॉल। हम आगे देखेंगे फिर समझा देंगे उसको भी, राइट। तो 5 रेनगेज बेस स्टेशंस जो इंस्टॉल्ड है कैचमेंट में, उसके द्वारा जो रेनफॉल डेटा है वो इतना सेंटीमीटर का है। इफ द एरर इन एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल शुड नॉट एक्सीड 10%, हाउ मेनी एडिशनल गेजेस में बी रिक्वायर्ड। इप्सिलॉन की वैल्यू 10/100 गिवन है। डियर फ्रेंड्स, पहले क्या निकालेंगे? मीन रेनफॉल, राइट। पी बार कैलकुलेट करेंगे, फिर सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, सीवी कैलकुलेट करेंगे, एंड देन जो है ना कैपिटल एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस वो कैलकुलेट करेंगे। बस और कुछ नहीं किया, वही किया मैंने। एवरेज रेनफॉल सबको ऐड करके अर्थमेटिक मीन है, सिंपली नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस। अभी 5 रेनगेज स्टेशंस है, सबके जो है ना एवरेज नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज गिवन है, तो ये आया एवरेज, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन रेनफॉल डेटा का कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो है ना प्रेसिपिटेशन वैल्यू 89 है, तो ये मीन से कितना डेविएटेड है उसका स्क्वायर। सेकेंड मीन से कितना डेविएटेड है 54 माइनस दिस स्क्वायर, 45 माइनस दिस स्क्वायर, 5 माइनस 1। सीवी सिग्मा अपॉन पी बार 0.33367। कैपिटल एन ऑप्टिमल नंबर इतना होना चाहिए था, ये आया 11.13। लेस नहीं लेंगे, राउंड फिगर लेंगे तो हम 12 लेंगे, इतना तो मिनिमम चाहिए, राइट। लेकिन हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और करेक्ट आएगा, 12 ले लिया। है कितना अभी प्रेजेंट में, कितने रेनगेज स्टेशंस हैं, कितने रेनगेज बेस स्टेशंस हैं कैचमेंट में? 5। होना कितना चाहिए था? 12। जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा जो है ना वेरिएशन को डिटेक्ट करेंगे हम, राइट। क्लोज वेरिएशन जो है ना पकड़ में आएगी। तो होने चाहिए था 12, है कितने? 5। एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस क्या हो जाएंगे? 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है गेट के लिए, हो सकता है इस साल भी पूछा जाए, मतलब पूछते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन गेट में, और ये इजीली आप कवर कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डेटा, जो डेटा आया उसको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस। चलिए, क्या प्रोसीजर है डेटा को प्रिपेयर करने के लिए? बिफोर यूजिंग द रेनफॉल रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्टेशन, किसी स्टेशन के रेनफॉल रिकॉर्ड को यूज करने से पहले इट इज नेसेसरी फर्स्ट टू चेक द डेटा। डेटा को हमें चेक करनी है। चेक में क्या होगा? हम डेटा में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डेटा में कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। यही कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ डेटा। बिफोर यूजिंग रेनफॉल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन, वी मस्ट चेक फॉर इट्स कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं एंड कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब इसकी मीनिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? रेनगेज स्टेशन से जो वैल्यू कलेक्ट हो रही है, ऐसा ही नहीं उसकी वैल्यू को हम जो है ना हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में भेज देंगे, नहीं यूज करेंगे, नहीं। पहले जो है ना उस डेटा की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वी हैव अ मैथमेटिकल प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट डेटा, टू प्रिपेयर डेटा। In this process, we check for its continuity and consistency. अब ये continuity और consistency क्या है, इस दोनों की चेकिंग हम कर लेते हैं, ये सेशन हमारा फिनिश हो जाएगा। Data should be continuous and consistent. The continuity of record may be broken due to many reasons, such as absence of
ऑब्जर्वर और फेलियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डैमेज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड्स एक्सेट्रा। डेटा में डिसकंटिन्यूटी कब आएगा? किसी साल हमारे पास डेटा नहीं आया उस कैचमेंट के किसी पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन से। क्यों नहीं आएगा? ऑब्जर्वर ने वहां नहीं जाकर रिकॉर्ड कर पाया, ऑब्जर्वर मिस कर दिया उस डेटा को रिकॉर्ड करने में। एक ये है। दूसरा क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट ही हमारा ब्रेक हो गया, है ना, फेल हो गया इंस्ट्रूमेंट, जो रेनगेज है वो डैमेज हो गया। कैसे? फायर हो गया, फ्लड्स आ गए। सो इन कॉजेस की वजह से वी आर अनएबल टू गेट डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन इन अ कैचमेंट। तो क्या हो गई? उस साल उस रेनगेज स्टेशन की डेटा मिसिंग हो गई, कंटिन्यूअस नहीं ना हुआ डेटा। अपने पास सेवरल ईयर्स का जो है ना डेटा होते हैं किसी पर्टिकुलर रेनगेज स्टेशन का कैचमेंट के अंदर, लेकिन किसी साल डेटा मिसिंग हो गई। तो मिसिंग होगा तो मिसिंग की वजह ये सब हो सकते हैं। ऑब्जर्वर जो है ना रीच नहीं कर पाया, डैमेज हो गया, इंस्ट्रूमेंट फेल कर गया, राइट। सो गाइज वी आर गोइंग टू एस्टिमेट मिसिंग डेटा मैथमेटिकली। क्या हुआ सर? रेनगेज ने डेटा नहीं दिया, अब अपनी तरफ से कैसे उसको डेटा दूं? देंगे, उसके पास्ट रिकॉर्ड से देंगे। कितना वेरिएशन होगी? किसी लोकेशन पर 30 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है, किसी साल जो है ना 20 सेंटीमीटर, किसी साल 30, 35, इस तरह के रिकॉर्ड आएंगे ना वहां से। बहुत ज्यादा लार्ज फ्लक्चुएशन तो होगी नहीं भाई। उसकी जो है ना क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो कंडीशंस है बहुत जल्दी तो वेरी नहीं करेंगे ना, लॉन्गर पीरियड में जो है ना वेरीड होता है। 50 साल, 100 साल, 200 साल में चेंज होती है। क्लाइमेट चेंज में टाइम लगते हैं। तो 20 साल, 30 साल का जो है ना हमारे पास डेटा है और किसी साल नहीं है, तो उसी से कंपेयर करके हम उस साल की मिसिंग डेटा को कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस इन दिस study we are going to calculate missing data from past data. To estimate the data, 3 or more stations close to this station are selected and we compare data with normal rainfall. अब मिसिंग डेटा को, उस स्टेशन के मिसिंग डेटा को कैलकुलेट करने के लिए उसके नेबरहुड में हम 3 और मोर स्टेशंस सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब उसके बगल का भी जो ना जो रेनगेज का रिकॉर्ड है उसका भी हम हेल्प लेंगे। उसका खुद का जो पास्ट ईयर्स का जो डेटा है उसका भी यूज करके उस साल का मिसिंग वैल्यू उसको हम देंगे। ये भी फेवरेट है गेट के लिए, राइट। प्रिसिपिटेशन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एट मिसिंग स्टेशन व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन हमारे गेट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक तो जो है ना ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस, एडिशनल नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशंस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। एक ये आ गया कि मिसिंग जो डेटा है प्रेसिपिटेशन की किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी रेनगेज स्टेशन के लिए वो क्या होगी, राइट। हमारे लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या होता है कि हम करने क्या जा रहा है वो समझ में अगर आ जाती है ना तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उसको यूज करने की जो है ना क्या होती है, जो पोटेंशियल होता है वो भी इनहेंस होता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। इसलिए जरूरी होता है चीजों को समझ के काम करना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये नॉर्मल रेनफॉल क्या है। नॉर्मल रेनफॉल क्या है, राइट। पहले एनुअल रेनफॉल देख लेते हैं। सम ऑफ रेनफॉल डेटा ऑफ 365 डेज। एवरी डे का जो है ना रेनफॉल का सम एक साल के लिए क्या होगी, वो
एनुअल रेनफॉल हो जाए कि हाँ भाई पूरे साल यहाँ पर कितना सेंटीमीटर का या एमएम का रेनफॉल हुआ है, तो एनुअल रेनफॉल में कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एनुअल रेनफॉल, अब देखिए 35 ईयर्स का जो एनुअल रेनफॉल है उसका अर्थमेटिक मीन चाहिए मुझे। ये हो गया एवरेज एनुअल रेनफॉल 35 ईयर्स ओवर 35 ईयर्स, मतलब पास्ट 35 ईयर्स के जो हर साल का रेनफॉल डेटा थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगी, उन सब का एवरेज निकालिए तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। भाई एवरेज एनुअल रेनफॉल में हम नंबर ऑफ ईयर्स क्या यूज करें, तो 35 ईयर्स जनरली वी यूज। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, अब देखिए क्या हो गया, नॉर्मल आ गया है। अब नॉर्मल एनुअल रेनफॉल या एनुअल नॉर्मल रेनफॉल, एवरेज वैल्यू ऑफ एनुअल रेनफॉल ओवर स्पेसिफाइड 30 ईयर्स पीरियड। 30 साल का जो एनुअल रेनफॉल है उसका एवरेज क्या कहलाता है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल और एनुअल नॉर्मल रेनफॉल। एवरेज एनुअल रेनफॉल 35 ईयर्स एंड नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एवरेज निकालेंगे हम 30 ईयर्स का। नोट, while solving problems we treat both नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एंड एवरेज रेनफॉल सेम, दोनों को हम सेम ही ट्रीट करेंगे। 35 30 बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम दोनों को सेम ही ट्रीट करेंगे। एवरेज एनुअल रेनफॉल हो उसी को आप नॉर्मल एनुअल रेनफॉल भी कर लीजिए, क्योंकि वो 35 ईयर्स का जो एनुअल रेनफॉल होता है उसका एवरेज होता है, और जो नॉर्मल वाला क्या होता है 30 ईयर्स का होता है, तो लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस आएंगे। इसीलिए अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है एवरेज भी, तो उसको नॉर्मल के जैसा आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द मिसिंग डेटा, अर्थमेटिक एवरेज मेथड और दूसरा क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड। 2 मेथड्स है मिसिंग डेटा कैलकुलेट करने के लिए। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, किसी साल रेनफॉल डेटा किसी रेन गेज स्टेशन से नहीं मिला, तो वहां पर अपने पास मैथमेटिकल मेथड्स है रेनफॉल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। 2 मेथड्स है, एक है अर्थमेटिक एवरेज मेथड और दूसरा क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड। दोनों को याद करना है, दोनों में से कोई यूज होगा, कौन यूज होगा उसका मेथड है, उसको चूज करने का मेथड है। इफ द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट ऑल स्टेशंस आर विदिन अबाउट 10% ऑफ द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एट मिसिंग स्टेशन, स्टेशन एक्स हमारा मिसिंग स्टेशन है, यानी यहां पर हमारा डेटा किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं आया है, तो मिसिंग स्टेशन का जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल है रहेगा ना, मिसिंग स्टेशन का रहेगा ना भाई। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल हम तो 30 ईयर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर ईयर में मिसिंग है ना, लेकिन नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा तो हमारे पास होंगे ना उस स्टेशन का, किसी साल में मिसिंग है लेकिन उसके पिछले 30 साल का तो होगा ना, राइट। तो अगर मिसिंग स्टेशन के नॉर्मल एनुअल रेनफॉल के 10% एबव एंड बेलो के बीच में उसके नेबरहुड स्टेशन के जितने सारे नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा है वो अगर हो तो ये यूज करेंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा ना, देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट मिसिंग स्टेशन है, 30 साल के एनुअल रेनफॉल का जो एवरेज है उसका, सपोज कर लो वो हमारा पी है, तो उसका जो है ना 10% एबव, यानी कि 110/10 और 10% नीचा, यानी P इंटू 90/100, यानी इसके बीच में उसके सराउंडिंग में जो लिया गया 3 और मोर स्टेशंस लिए गए हैं उसके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल फॉल करते हैं, वी कैन ट्रीट डेटा आर नॉट वेरिंग सिग्निफिकेंटली, यानी कि रेनफॉल जो है ना लगभग अपने आसपास उसके स्टेशन के आसपास भी लगभग ज्यादा
आप एक दूसरे के जो ना क्लोज ही है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो एवरेज जो है ना इजीली जो है और ऑलमोस्ट करेक्टली मिसिंग स्टेशन के वैल्यू को दे सकता है। ये क्या बता रहा है कि 10% जो मिसिंग स्टेशन का जो रेनफॉल डेटा है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा है, 10% एबव एंड बेलो के बीच में ही उसके बगल वाले स्टेशन के नॉर्मल एनुअल रेनफॉल फॉल अगर करते हैं, इसी बीच में अगर अदर के जो है ना उसके नेबरहुड में जो रेन गेज स्टेशन लिए गए हैं उसके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल फॉल करेंगे, तो हम ऐसा समझेंगे कि उसके सराउंडिंग में वहां पर डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। एवरेज से जो है ना आप निकाल, एवरेज मेथड से मिसिंग स्टेशन की रेनफॉल डेटा को उस साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये P1 P2 PM कितना लिया मैंने, M रेनगेज स्टेशंस उसके सराउंडिंग में लिया है, राइट, डिवाइडेड बाय M, बस सिंपल। सेकेंड मेथड, अगर जो नेबरिंग रेनगेज स्टेशंस है उसके नॉर्मल रेनफॉल, राइट, एनुअल नॉर्मल रेनफॉल डेटा इससे बाहर है, इसका मतलब कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड, नॉर्मल रेशियो मेथड क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ नॉर्मल रेशियो। उस साल रेनगेज स्टेशन 1 पर कितना प्रिसिपिटेशन हुआ है और 35 इयर्स का एवरेज कितना है, यानी कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कितना है। सेकेंड रेनगेज स्टेशन पर उस साल कितना प्रिसिपिटेशन हुआ है डिवाइडेड बाय 30 साल का एवरेज क्या है उस स्टेशन का, ये कहलाता है नॉर्मल रेशियो। तो ये नॉर्मल रेशियो हम नेबरिंग स्टेशंस का कैलकुलेट करेंगे और कितने हैं, M है, डिवाइडेड बाय M। ये क्या हो गया, नॉर्मल रेशियो का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू नॉर्मल रेशियो, यानी कि उस साल मिसिंग स्टेशन की प्रिसिपिटेशन कितनी है डिवाइडेड बाय मिसिंग स्टेशन की जो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल वैल्यू है वो कितना है। ये तो रहेगा ना हम लोगों को पता, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आइए प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन ABCD इन अ कैचमेंट इज, देख लो, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशंस A, B, C and D in the catchment is 80 mm, 91 mm, 85 mm, 87 mm। तो कहेंगे सर रेनफॉल डेटा तो दे ही दिया हुआ है सभी स्टेशंस का, तो फिर जो है ना एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल ऑफ स्टेशन D इन द ईयर 2007। ये क्यों पूछ रहा है, अरे बाबा ये 30 साल का एवरेज है, किसी पर्टिकुलर ईयर में मिसिंग पूछ रहा है आपसे, ये 30 साल का एवरेज है, किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं है। ये अब समझ में आई, आगे पढ़ते हैं। इन द ईयर 2007 द स्टेशन D was inoperative when stations A, B, C recorded annual rainfall of, देख लो ये क्या था, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल था, 30 साल का डेटा का एवरेज निकालते हैं। जैसे किसी स्टेशन A का 30 साल का एनुअल रेनफॉल कितना हुआ है, उस सब का एवरेज क्या कहलाएगा, एनुअल नॉर्मल रेनफॉल एट स्टेशन A, वो तो रहेंगे ही हमारे पास। 2007 में ABC पर एनुअल रेनफॉल कितना हुआ था, साल में कितना सेंटीमीटर बारिश हुई थी वो पता है, D का नहीं पता था, वो कैलकुलेट करने, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वैल्यू, राइट। द स्टेशन D was inoperative, डिसकंटिन्यूटी आ गई डेटा में 2007 में, तो हम मैथमेटिकली इसको वैल्यू देने जा रहे हैं, उसके अगल बगल वाले को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, D के अगल बगल में क्या है ABC है, उससे भी कंपेयर करके ये करते, ताकि हमारा जो है ना, क्योंकि रेनफॉल, अब जैसे मैं मोतिहारी वाले सेंटर में जो प्लेस है ये भवानीपुर जिरात बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है ना रेनगेज स्टेशन काम नहीं किया, लेकिन इसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बगल वाले में जो रेनगेज है, रेनगेज स्टेशन है वो ऑपरेटिव था, उसका डेटा लेकर अब मैथमेटिकली जो है ना अपने पास एक टेक्निक है, उसकी मदद से यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितनी बारिश हुई होगी, ठीक है, हमें पता नहीं है, उसका आकलन कैलकुलेशन अगल बगल से नहीं की जा सकती है क्या, वही यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट फ्रेंड्स। हम उस दोनों मेथड में से जो एवरेज मेथड है
जो अर्थमेटिक मीन मेथड है उसको यूज करूं कि नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करूं, राइट। उसको चूज करने का टेक्निक क्या है कि जो हमारा मिसिंग स्टेशन है उसका नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कितना है 87, इसका 1.1 देखो 95.7 और 0.9 यानी 10% इसका एबव और 10% इसका बेलो, है ना। विद इन 10% में ये सब फॉल कर रहा है कि नहीं। अब देखिए ये 95.7 एंड 78.3, राइट। इसके अंदर ये सब लाई कर रहा है कि नहीं 80। जो एनुअल रेनफॉल डेटा है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा स्टेशन ए का, वो है फॉल कर रहा है इसके बीच में, है ना, इसके बीच में। 91 is also lying in this range, 85 is also lying in this range, right? So data are not varying significantly, so we use simplest method और arithmetic mean method simplest mean method simplest method होता है। तो पहला वाला मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। क्या करेंगे, normal precipitation of all station A, B, C are within 10% of the normal precipitation at station D, 87 है ना normal annual precipitation at station D, तो उसके within 10% में लाई कर रहा है, hence simple arithmetic average method will be used। अब क्या करोगे कि भाई स्टेशन डी जो हमारा मिसिंग स्टेशन है वहां पर 2007 में कितना रेनफॉल हुआ होगा, तो 2007 में ए बी सी पर कितना हुआ है उसको पकड़ो, इतना हुआ है, इतना इतना, इसका जो अरिथमेटिक मीन निकाल दो। यही है आपका जो है ना 2007 में स्टेशन डी पर प्रेसिपिटेशन की वैल्यू। मजा आया? हमें नहीं लगता किसी को कोई डाउट हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को जो है ना रीवॉच करेंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम जिसमें हमारा सेकेंड मेथड को ही यूज करना पड़ेगा, इस तरह का डेटा दिया हुआ है। द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशंस ए बी सी एंड डी इन द बेसिन आर this centimeter respectively, right? Done. In the year 1985 the station D was inoperative, right, and the stations A, B, C recorded annual precipitation of, ये एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल नॉर्मल प्रेसिपिटेशन नहीं है, उस साल का प्रेसिपिटेशन है, ये हो गया। एस्टिमेट द रेनफॉल एट स्टेशन डी इन दैट ईयर, राइट। बात समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स जो है ना नॉर्मल एनुअल रेनफॉल मिसिंग स्टेशन का क्या है, 30 साल का एवरेज क्या है 92.01, इसका 1.1 चेक कर लेते हैं एंड 0.9 चेक कर लेते हैं। ये एक रेंज आया, इस रेंज की हेल्प से हम मेथड का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, सिंपल अरिथमेटिक मीन मेथड या नॉर्मल रेशियो मेथड। अब जो है ना नॉर्मल एनुअल रेनफॉल नेबरिंग स्टेशन एबीसी जो है मिसिंग स्टेशन डी है, वहां की डेटा हमारा 1985 में मिसिंग है, इसलिए उसको मिसिंग स्टेशन बोलेंगे, राइट। तो इस मिसिंग स्टेशन के नेबरिंग जो रेनगेज स्टेशन है उसके नॉर्मल एनुअल रेनफॉल को चेक करेंगे, इसमें लाई कर रहा है कि नहीं। 80.97 यही बाहर निकल गया, ये भी निकल गया बाहर, ये भी निकल गया, इसलिए डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हम अनदर मेथड यूज कर रहे हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड। अब नॉर्मल रेशियो मेथड है, नॉर्मल रेशियो कैसे निकालते हैं, उस साल 1985 में एनुअल प्रेसिपिटेशन ए पर कितना हुआ है और उसका 30 इयर्स का एवरेज कितना है, ये है, ले लूं मैं दोनों का एवरेज, यही कहलाता है नॉर्मल रेशियो एट स्टेशन ए। हो गया, ये ले लिया। इन 1985 annual precipitation at station B is this and 30 years average rainfall data station B, वो ये है आपका नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। ये तो दिस अपॉन दिस नॉर्मल रेशियो फॉर ईयर 1985 एट स्टेशन बी, क्लियर है? उसी प्रकार दिस upon this दिस अपॉन दिस ना, एक्चुअल जो ना एनुअल रेनफॉल कितना है, एनुअल रेनफॉल अपॉन नॉर्मल,
एनुअल रेनफॉल हो गया। ये 3 नॉर्मल रेशियोज है। अब इसका अर्थमेटिक में लिखना है, तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1985 में मिसिंग स्टेशन पर रेनफॉल की वैल्यू कितनी है, वो पीडी हो गई, और स्टेशन डी का जो है ना 30 इयर्स का एवरेज रेनफॉल क्या है, वो इतना है। इससे जो है ना हमने ये कैलकुलेट कर लिया। डन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ डेटा। हम चेक कर रहे हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। स्टेशन, किसी स्टेशन पर जो है ना रेनफॉल डेटा नहीं आया ड्यू टू मेनी रीजंस, तो उसको हम कैसे वैल्यू असाइन करें, कर लिया ना। अब सेकंड काम क्या है, कंटिन्यूटी हमने देख लिया, जहां कंटिन्यूअस नहीं है उसको हमने मैथमेटिकली डेटा दे दिया, हो गई। अब बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्डेड डेटा बाय डबल मास कर्व टेक्निक। अब डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है। बात समझते चलिएगा। अच्छा, एक चीज जानिएगा मेरे भाई, मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है, जो प्रयास रहता है, जैसे मेरा जो वे ऑफ स्टडी है, चीज़ों को मैंने भी तो पढ़ा है ना, तो मैं चाहता हूं कि 1% भी जो है ना डाउट रहे हमें। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे हमें याद करने पड़ते हैं, वहाँ हमारे पास प्रूफ के लिए जो है ना कोई जगह नहीं है, वो चीज़ें हमें याद कर। लेकिन बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट है गेट के सिलेबस में, लगभग 90% एबव, जहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट हिडन है। तो यही प्रयास आपका भी होना चाहिए। जितना कॉन्सेप्चुअली लर्न करेंगे, एक तो आनंद आएगा। आनंद मतलब समझते हैं ना, पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि आप कुछ लर्न करेंगे तभी ना हैप्पीनेस क्रिएट होगा। और फिर जो है ना उसका एडवांटेज और भी है, रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूज भी स्मार्टली कर लेंगे, एरर नहीं होगी, डेटा को उठा उठा के डालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ के करेंगे तब। और लगा लगा के करेंगे, लगा लगा के मतलब समझते हैं ना 10 को प्रॉब्लम करके समझे हैं, मतलब रटाफिकेशन, वो जो है ना बोझ है, और करने वाला भी इस धरती पर बोझ है। If the conditions relevant to the recording of rain gauge station have undergone a significant change during the period or record due to any of the reasons like shifting of rain gauge station to a new location, the neighborhood of the station undergoing a marked change in the ecosystem due to calamities such as forest fires, landslides, and occurrence of observational error from a certain date. The checking for inconsistency of record is done by the double mass curve technique. डबल मास कर्व टेक्निक से हम डेटा में होने वाले इनकंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। इनकंसिस्टेंसी कैसे आएगा, हमारा जो है ना रेन गेज स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं शिफ्ट करने का, शिफ्ट कर दिया गया, ही हमारा था जिस लोकेशन पर था, अब जो है ना किसी साल हमने उसको अब शिफ्ट कर दिया, तो डेटा जो रिकॉर्ड आएगा वो अब ओल्ड वाले से कंसिस्टेंट नहीं होंगे। बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हमें शिफ्ट करना पड़ा, नेचुरल कैलामिटीज है, फॉरेस्ट फायर लाइक, शिफ्टिंग करना पड़ा हमें, या जो है ना वो किसी रिवर के किनारे था, रिवर ने अपना एक्सपेंशन कर दिया, वो लैंड ही जो है ना ब्रेक हो गया, अब वहां पानी है, रेन गेज स्टेशन क्यों रहेंगे वहां पर, राइट। तो बहुत सारे रीजन की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर रेन गेज को शिफ्ट करना पड़ा, शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो डेटा हमें देगा, ये रेन गेज स्टेशन ओल्ड वाले डेटा के साथ फिट नहीं बैठेंगे। हमें चाहिए था उसी लोकेशन का, लेकिन मजबूरी थी, हमने रेन गेज स्टेशन को चेंज कर दिया, या ऑब्जर्वेशनल एरर आ गई, कोई भी वजह से डेटा कंसिस्टेंट नहीं है अपने ओल्ड डेटा से किसी पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन पे। अब समझ में आ गई कि कैसे जो है ना
किसी रेनगेज स्टेशन से कलेक्टेड डेटा इनकंसिस्टेंट वैल्यू देना चालू कर देगा। ये कैसे चेक होंगे? पास्ट डेटा से। पहले क्या इसके डेटा आ रहे थे, अब अचानक जो है ना डिफरेंट वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया, या बार बार अब एरर, मशीन में एरर आ गई, हमने डिटेक्ट नहीं किया एरर को और एरर वैल्यू अब लेके चल रहे हैं, तो वेरिएशन आ जाएगी। आ तो रही है डेटा, बट डेटा जो है ना कंसिस्टेंट नहीं है अपने पास्ट डेटा से। समझ गए ना? तो हम कैसे कंसिस्टेंट बनाएंगे इसे? इसके लिए भी मैथमेटिकल टेक्निक है, राइट डियर फ्रेंड्स। फॉर दिस वी प्लॉट डबल मास कर्व। मास कर्व हम आगे के सेशन में देखेंगे। डबल मास कर्व, जब एक्यूमुलेटेड रेनफॉल यूज करते हैं तो वो मास कर्व कहलाता है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल आप समझेंगे। अपने पास सेवरल ईयर्स का जो है ना रेनफॉल वैल्यू है, इस साल का इतना है, तो दूसरे साल का हम जब देखने जाएंगे तो पिछले वाला को भी दूसरे में ऐड कर देंगे। तीसरे साल में रेनफॉल देखने जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा को भी ऐड कर दिए। चौथे साल में हमने रेनफॉल कितना है, तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल फॉर फोर्थ ईयर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको ऐड कर देंगे। तो इस एक्सिस पर भी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा, इस एक्सिस पर भी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा, सो दैट गाइस इट्स नेम इज डबल मास कर्व। अगर एक एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा रखी जाती किसी एक्सिस पर, या तो इस पर या तो इस पर, जैसे एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल का जो है ना नंबरिंग इस पर किया गया है और टाइम इधर किया गया है, उसे बोलते हैं मास कर्व। इधर भी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा हमें पुट करनी है, इधर भी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डेटा पुट करनी है, इसलिए डबल मास कर्व। ठीक है, अभी तो इतना हुआ सेटअप, आगे देखते हैं। 54 टू 70 इतने साल का जो है ना अपने पास डेटा है। किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर डेटा इनकंसिस्टेंट हुआ है, ऑब्जर्वेशनल एरर, या जो है ना वर्क रेनगेज स्टेशन को चेंज किया गया है, अब डेटा डिफरेंस देना चालू कर जाएगा। तो अपने पास जो है ना डेटा है उस रेनगेज स्टेशन का 1954 टू 1970 इतने साल का डेटा उस रेनगेज स्टेशन का है। मिसिंग नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर के बाद वो डेटा गड़बड़ देना चालू कर दिया है। तो ये इस कर्व में आप देखोगे डेविएशन आ रही है यहां पर, यानी कि 1963 पर ही कोई चेंज हुआ है, जिसकी वजह से उसके बाद की जितनी सारी डेटा है वो डिफरेंट आ रही है, एंड वी नीड टू करेक्ट डेटा रिकॉर्डेड बाय दैट स्टेशन बियॉन्ड 1963। 1963 के बाद से ये कर्व में ब्रेक दिख रहा है ना आपको, ब्रेक आया है, तो उसके बाद की डेटा को हमें करेक्ट करनी होती है। ये अभी थोड़ा सा बताया, अभी और डिटेल में करेंगे रे बाबा, चिंता ना करो। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, कैसे जो ना हम प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, अभी जो है ना हमने जो इनकंसिस्टेंट डेटा देने वाला स्टेशन है, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेशन को हमने चूज किया और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने जा रहे हैं, तो उसके बगल में हमने जो है ना उसके नेबरहुड में रेनगेज स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। हम अभी 10 स्टेशन को सिलेक्ट किया है उसके सराउंडिंग में। हर रेनगेज स्टेशन की डेटा को प्रिपेयर करना है बिफोर यूजिंग डेटा इन हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस। हर रेनगेज की हम डेटा चेक करेंगे, सब मैथमेटिकल मशीन आ गई है, सब कंप्यूटर से फटाफट चेक हो जाती है। तो हम किसी पर्टिकुलर की चेक करने जा रहे हैं, तो उसके नेबरहुड में हमने 10 रेनगेज स्टेशंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। और वो जो मिसिंग, वो जो इनकंसिस्टेंट वैल्यू देने वाला रेनगेज स्टेशन है, उसके भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इतने सालों का है। अब इसे जो है ना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, यानी कि लेटेस्ट को पहले रखना है, ओल्डेस्ट को लास्ट में रखना है। हम जनरली क्या करते हैं, 1954 में जो है ना कितना रेनफॉल हुआ था, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, उसके बाद 1955 में कितना है, 56 में कितना है, इस तरह से प्लॉट करते
है ना। स्टार्ट करते तो जो है ना हम पहले इधर 1954 का लिखते, 1955 का लिखते, 56 का लिखते, लेकिन हम जो है ना लेटेस्ट को पहले लिख रहे हैं, ओल्डेस्ट को लास्ट में लिख रहे हैं। 1954 ओल्डेस्ट डेटा है ना हमारा, उसका जो उस ईयर का डेटा होगी ओल्डेस्ट होगी, तो ओल्डेस्ट को लास्ट में एंड लेटेस्ट को जो करंट है उसको पहले, ऐसे स्टार्ट करते हैं। इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस डेटा को प्लॉट करने जा रहे हैं। क्लियर? डियर फ्रेंड्स, 1970 को जो इनकंसिस्टेंट देने वाला स्टेशन है वहां पर रेनफॉल कितना हुआ है, कितने हाइट का हुआ है रेनफॉल। एंड 1970 को जो उसके नेबरहुड में 10 रेनगेज स्टेशन लिए हैं उनके जो है ना रेनफॉल का एवरेज कितना है, वो इतना है। तो इन दोनों को मिलाकर ये पॉइंट मिला। अब आते हैं 1969 में। 1969 में जिस स्टेशन का इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं वहां पर रेनफॉल कितना हुआ है, और उसके बाद रेनफॉल यानी 70 को भी रेनफॉल कितना हुआ, दोनों को जोड़ो तभी एक्यूमुलेटेड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 1969 को जिसकी इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं वहां पर रेनफॉल कितनी हुई है, और उससे पहले हम 70 का लिख चुके हैं, और 70 को कितना हुआ था, कितना सेंटीमीटर हुआ था, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद जो है ना ये हमें आया वैल्यू, इतना, इतने हाइट का वैल्यू आया, राइट, 69 को। अब बात आती है उसी प्रकार जो उसके नेबरिंग 10 रेनगेज स्टेशन है, 1969 को उन सबके रेनफॉल का एवरेज कितना आया है, एक वैल्यू हो गई। 10 जो सराउंडिंग के रेनगेज स्टेशन है उसके जो है ना रेनफॉल का एवरेज कितना है, और 70 में सारे का एवरेज कितना था, उन दोनों को ऐड करो, इसलिए एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ 10 स्टेशन मीन, एक्यूमुलेटेड इसी को बोलते हैं। अब 1968 की बात करते हैं, तो 1968 को अंडर इन्वेस्टिगेटेड जो रेनगेज है जिसकी इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं वहां पर प्रेसिपिटेशन कितनी हुई है, रेनफॉल कितनी हुई है, उससे पहले दो डेटा लिख चुके हैं, इन सबको भी ऐड करो, एक्यूमुलेटर जा रही है। उसी प्रकार 1968 को नेबरिंग 10 स्टेशंस के प्रेसिपिटेशन का मीन कितना है और उसके पहले वाले 2 साल का मीन कितना है, उस सबको जोड़ो। अब बार बार इसी बात को रिपीट करूं क्या, करते चलो, ऐसे लिखते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगा ये। जहां पर जो है ना ये ब्रेक दिखा इसका मतलब पकड़ में आ गई है। 1963 को कोई गड़बड़ हुआ था उस रेनगेज स्टेशन के साथ, जिसके बाद से वो डेटा ओल्ड डेटा से इनकंसिस्टेंट है, ओल्ड डेटा से इनकंसिस्टेंट है, पकड़ में आ गई। ये ब्रेक इन द प्लॉट ऑफ दिस डबल मास कर्व इंडिकेट्स बियॉन्ड 1963 वी हैव इनकंसिस्टेंट डेटा। कैसे करेक्ट करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। डियर फ्रेंड्स, ये जो जा रहा था ट्रेंड ऐसे, अब ट्रेंड क्या बन गया, एक्चुअल ट्रेंड ये हो गया, जाना चाहिए था ये, लेकिन अब ये ट्रेंड हो गई। डन, कुछ करना नहीं है, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बन गई। एक्चुअल का स्लोप tan θ1, राइट, और ये होना चाहिए था ये करेक्टेड का स्लोप tan θ2, ये θ2 है एंड ये θ1 है, ये एक्चुअल है, होना चाहिए था ये डॉटेड वाला होना चाहिए था θ2, राइट। या इसको रिवर्स पलट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि स्लोप ऑफ एक्चुअल अपॉन स्लोप ऑफ करेक्टेड, हमें चाहिए ये, इसको बोलते हैं करेक्शन रेशियो। स्लोप ऑफ करेक्टेड डबल मास कर्व, ये करेक्टेड डबल मास कर्व का स्लोप tan θ2 एंड स्लोप ऑफ एक्चुअल डबल मास कर्व MA, दिस इज कॉल्ड करेक्शन रेशियो। करेक्शन रेशियो, ये हमारा करेक्शन रेशियो पता चल जाएगा ना, स्लोप से हम प्लॉट करेंगे, डबल मास कर्व प्लॉट करेंगे एंड दिस इज अ ब्रेक पॉइंट। इसके बाद जो ना
ये होना चाहिए करेक्टेड स्लोप, लेकिन स्लोप ये हो गई है, तो हम जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा निकाल कर स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। और ये स्लोप जो है ना, इस ट्रायंगल से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस हाइट अपॉन दिस इज कॉल्ड tan थीटा टू। tan थीटा टू क्या होगी, सपोज कर लो ये हमारा जो है ना, ये हमारा c है, और ये हमारा जो पूरी जो है हाइट है वो a है। एक्चुअल लेंथ जो है ना ये है, करेक्टेड लेंथ हमारा ये है, और ये जो है ना x है। तो mc जो करेक्टेड डबल मास कर्व है उसकी स्लोप हमें लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, स्लोप क्या होती है, tan थीटा टू। tan थीटा टू क्या हो जाएगी, a अपॉन x, tan थीटा टू c अपॉन, हो गया, समाप्त हो गया बाबा, c अपॉन x tan थीटा टू। स्लोप ऑफ करेक्टेड डबल मास कर्व यह है, तो c अपॉन दिस स्लोप ऑफ एक्चुअल डबल मास कर्व दिस अपॉन दिस c बाई ए। तो इस हाइट से भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखिए, उस हाइट, इस मतलब दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, यही हमारा करेक्टेड रेशियो है। अब इस करेक्टेड रेशियो की हेल्प से हम उस साल को तो डिटेक्ट कर लिए कि अब उस साल के बाद जितनी डेटा मिली होगी इस सब को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनेगी, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। प्रिसिपिटेशन, करेक्टेड प्रिसिपिटेशन एट इनकंसिस्टेंट स्टेशन एक्स बता रहा है इनकंसिस्टेंट स्टेशन है, उसकी करेक्टेड वैल्यू उस ईयर के बाद रेनफॉल की वैल्यू क्या आ रही है इनटू करेक्शन रेशियो। हो तो गया भाई, यहां पर आपका क्या है, 1963 के बाद की जितनी वैल्यू है ना, जितनी रेनफॉल की वैल्यू आ रही है उस स्टेशन एक्स पर, यानी कि जो स्टेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर रहे हैं, ताकि इसके बाद की डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो इसको कंसिस्टेंट बनाना है, इस स्लोप से मैचिंग करना है। तो कैसे बनेगी, आप इसमें करेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसके बाद, 1963 के बाद की जितनी वैल्यू है उसमें जो है ना करेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेटा क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस दिस इज एंड। ये लोड पड़ गया होगा ना, कोई बात नहीं है, कॉलेज में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो डबल टाइम हो गया ना, है कि नहीं, तो लोड तो नहीं पड़ना चाहिए।